हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु। आज मैं न्यू टॉपिक के साथ और न्यू लैंग्वेज के साथ आपके पास आया हूं और आज हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल। ठीक है। किसी की डिमांड थी कि एसक्यूएल कराओ, तो आज से मैं एसक्यूएल शुरू कराऊंगा। पाइथन का जितना मैंने कराना था करा दिया, बाकी जो जिसको डाउट होगा वो मेरे से पूछ सकता है पाइथन। तो जय माता दी आप सब लोगों को। आज से हम शुरू कर रहे हैं एसक्यूएल। अभी ये थ्योरी पार्ट है तो इसलिए मैंने इसको कॉपी भी लिखा है। उसके बाद जब इसका क्वेरी वाला पार्ट आएगा वो मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन रिकॉर्ड करके समझा दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं डीबीएमएस एंड एसक्यूएल। तो सबसे पहले हम डीबीएमएस की बात करते हैं। डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि यूजर को कहता है, मतलब यूजर जो कि क्रिएट करता है, मैनेज करता है, रिट्रीव मतलब फेच करता है या अपडेट करता है, डिलीट करता है डाटा को डाटाबेस के अंदर से। वो सारे के सारे जो फंक्शन है वो डीबीएमएस के थ्रू परफॉर्म होते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है डीबीएमएस। बेसिकली डीबीएमएस एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसको ना हम देख सकते हैं, ना ही हम उसको सुन सकते हैं, ना ही महसूस कर सकते हैं। बस उसको हम एक तरह से अपने माइंड में मान सकते हैं कि हाँ, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये सब चीजें करता है। ठीक है। जैसे देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ये देखिए, ऐसे गोला करके आप ऐसे बनाओ ना तो ये सिलेंडर के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाटाबेस का स्ट्रक्चर। ये लेफ्ट वाला ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 पता है क्या है? ये 12 है हमारे एनओआर। क्या है? एनओआर। एनओआर को हम बोलते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस पता है क्या करता है? यूजर भी इसको एक्सेस कर सकता है और एप्लीकेशन भी इसको एक्सेस कर सकती है। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये कैसे होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा बेसिक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन, फुल फॉर्म और उसका स्ट्रक्चर ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये होता है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो ना फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहला फीचर जो है, सबसे पहला फीचर होता है सिक्योरिटी का। ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी बंदा अनऑथोराइज एक्सेस ना कर पाए। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं ताकि कोई बंदा प्रिवेंट फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ताकि अनऑथोराइज्ड एक्सेस से कोई भी बंदा जो है सिक्योरिटी को भेज ना पाए, इसलिए सिक्योरिटी लगी होती है। ये डाटा रिडंडेंसी को पता है क्या करता है? कम करता है। डाटा रिडंडेंसी का मतलब पता है क्या होता है बेटा? डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। जैसे डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होती है ना, उसको ये कंप्यूटर कहता है कि मैं 99.8% तक कम कर दूंगा, और कर भी देता है ये। तब भी थोड़ी बहुत रिडंडेंसी आ जाती है, वो तो आएगी क्योंकि ह्यूमन नेचर है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी ह्यूमन ने बनाया तो इसलिए ऐसे होता है। ठीक है। तो मैंने आपको डाटा रिडंडेंसी बता दिया है कि क्या होता है। तो ये डाटा रिडंडेंसी को कम करता है, मतलब डुप्लीकेशन है ना, जो डाटा जो डुप्लीकेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया हिमांशु, नीचे भी मैंने लिख दिया हिमांशु, तो 2 बार आ गया ना, तो उसमें से एक को काट देगा, तो वो डुप्लीकेशन को डाटा को खत्म कर देता है। इसको हम बोलते हैं डाटा रिडंडेंसी। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को ये कम कर देता है 99.8% तक। बैकअप एंड रिकवरी, जैसे मान लीजिए पहले टाइम पे क्या होता था, लोग खूब सारे जैसे डाटाबेस, मतलब डाटाबेस तो नहीं होता था उस समय, जैसे लोग कोई भी चीज लिखते थे ना तो वो कॉपी के अंदर लिखते थे। किसके अंदर लिखते थे? कॉपी के अंदर लिखते थे। कभी क्या होता था, जैसे बाढ़ आ गई या फिर आग लग गई तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता था डाटा। पर इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए अगर रियल लाइफ में भी बाढ़ आ जाएगी या कुछ हो जाएगा तो हार्ड डिस्क तो रिकवर हो ही जाएगी। जब हार्ड डिस्क रिकवर होगी तो वो डाटा जो पुराना है, जो कि इंपॉर्टेंट डाटा है, जो कि बहुत जरूरी डाटा होता है लोगों के लिए, तो वो बैकअप भी हो सकता है और वो रिकवर भी हो सकता है। तो आजकल ये हो सकता है। ठीक है, तो इसका ये सबसे बड़ा फीचर जो है इसका ये है, बैकअप एंड रिकवरी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ओएसएस की। किसकी? ओएसएस की। ओएसएस की फुल फॉर्म है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर फ्री में मिलता है और उसका सोर्स कोड भी ओपन होता है, मतलब उसके अंदर हम छेड़छाड़ करके उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और फ्री को मतलब फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना, बहुत टाइप के होते हैं। एक जैसे हमारा हो गया एमएस ऑफिस हो गया हमारा, ठीक है ना, ओरेकल हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गई, ये सब हमारी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, इजी टू यूज, ये बहुत आसान है। जब मैं आपको इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा ना सॉफ्टवेयर के अंदर, जब सॉफ्टवेयर में कौन सा यूज करूंगा? एसक्यूएल का। ठीक है, उसके अंदर जब मैं आपको दिखाऊंगा ना कि हम कैसे क्वेरी बनाते हैं, सिलेक्ट वाली या फिर क्रिएट टेबल वाली, डीडीएल डीएमएल जो भी है,
तो उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। ठीक है, तो ये बहुत आसान होता है। और ये ना मैं आपको बता दूं, ये पाइथन से आसान लैंग्वेज है, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर आप इसको फोन पे भी चलाना चाहो तो ये फोन पे भी चल जाएगी। फोन में दो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, एक आता है हमारा एंड्रॉयड, एक आता है हमारा iOS। iOS हमारा एप्पल के अंदर यूज होता है, एंड्रॉयड आपको पता ही है। ठीक है बच्चे, और इसके अलावा ये विंडोज में ही चल जाती है। विंडोज में कौन सी में चल जाती है? विंडोज 8, मैं लिख लेता हूँ सही से, विंडोज 8, 7। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ये अलग अलग उसमें चल जाती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि अलग अलग विंडोज के अंदर, अलग अलग फोन के एंड्रॉयड सिस्टम में, अलग अलग फोन के iOS में चल जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, अब हम लैंग्वेज की बात करते हैं। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं डीबीएमएस में? सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, जो कि हमने पढ़नी है, जो कि मैं 99% पढ़ाऊंगा आप सबको, क्लास 11th के लिए भी और 12th के लिए भी, वो लैंग्वेज जो है वो एसक्यूएल है। ठीक है, तो इसको मैं 99.8% बताऊंगा। ठीक है, ये ही हम मेन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक होती है एक्सएमएल, एक होती है डब्ल्यूएमएल, एक होती है मोंगोडीबी। ठीक है, ये 4 लैंग्वेजेस हम पढ़ेंगे, पर मेन जो है हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सएमएल की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और डब्ल्यूएमएल की फुल फॉर्म होती है वेब मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो मोंगोडीबी तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसके अंदर एसक्यूएल यूज नहीं होती। तो चलो वो बात की बात है, अभी तो मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूं, ये आपको बाद में समझा दूंगा क्या होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको होप सो समझ आ गया होगा। अब हमारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं डीबीएमएस के? कंपोनेंट्स, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर की मतलब जिस सॉफ्टवेयर में हम बना रहे हैं। प्रोसीजर, उसका प्रोसीजर क्या है कि वो कैसे बनेगा। डाटा क्या होता है? डाटा पता है क्या होता है? मैं लिख देता हूं, चलो मैंने पहले भी बता रखा है, पर चलो फिर से एक और बार बता देता हूं। डाटा होता है हमारा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखिए, डाटा होती है हमारी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, फिर डाटा के बाद हार्डवेयर में जाता है। हार्डवेयर आपको पता ही है क्या होता है, बच्चों वाली चीज, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। एक्सेस लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज एक्सेस कर रही है सॉफ्टवेयर के अंदर? क्या वो एसक्यूएल है? ठीक है, क्या वो अपना डब्ल्यूएमएल है? ठीक है, कौन सी है? पीपल जो इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये कंपोनेंट्स हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीबीएमएस मॉडल की। तो हमारे 3 टाइप के डीबीएमएस मॉडल होते हैं, वैसे तो 4 टाइप के होते हैं, पर आपको पढ़ने 3 टाइप के हैं। एक होता है हमारा रिलेशनल नेटवर्क हायरार्किकल। ठीक है, और एक चौथा होता है ऊप्स मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अब हम आप बात करते हैं इसमें सबसे पहले मॉडल के बारे में, जो कि है रिलेशनल मॉडल। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। डेवलप किया था ईएफ कॉर्ड ने 1993 में। ठीक है, इसका मेन एम क्या था? इट्स मेन एम इज टू पुट रॉ डेटा इनटू अ टेबल। इसका मेन एम ये था कि जो भी रॉ डेटा होगा ना, उसको टेबल में डालना है। ठीक है, यही हमारा रिलेशन डेटाबेस मॉडल होता है। ये डेवलप किया था ईएफ कॉर्ड ने 1993 में। इसका मेन एम होता है कि जो रॉ डाटा है वो टेबल में डालना है हमने। ठीक है, और आफ्टर दैट टपल वुड बी फॉर्म्ड। इसके बाद टपल बन जाता है हमारा। ठीक है, टपल क्या होती है बेटा, मैं बताता हूं अभी। टपल होती है हमारी नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे देखिए, इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, हाय हिमांशु, ट्वेल्व। ठीक है, सी
ठीक है, 23। देखिए ये पता है क्या है, ये पता है क्या है, ये है रॉ डेटा। क्या है ये? रॉ डेटा। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको पहले मीनिंगफुल बना लो, रॉ डेटा को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मीनिंगफुल सेंटेंस। कैसे? जैसे मैं लिखूंगा हाय हिमांशु, ठीक है, 12th सी, फिर 23। देखिए बन गया ना मीनिंगफुल। हाय हिमांशु, 12th सी, 23। देखिए ये बन गया ना मीनिंगफुल। अब मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा टेबल में। किस में? टेबल में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 12th का मतलब स्कूल, तो एक टेबल मैं ले लूंगा जिसका नाम है स्कूल। ध्यान से सुनना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आता ज्यादातर बच्चों को, तो मैं बिल्कुल रॉ फॉर्म में समझा रहा हूं। इसके बाद मैं प्रोग्रामिंग भी करके दिखाऊंगा इसकी। आपको प्रोग्रामिंग कहना गलत होगा, क्वेरी करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे देखिए मैंने टेबल बना लिया, टेबल का नाम है स्कूल, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा यहां पे सीरियल नंबर, ठीक है। फिर मैंने यहां पे लिखा नेम, ठीक है। नेम के बाद मैंने लिख दिया क्लास, फिर मैंने यहां पे लिख दिया सेक्शन, ठीक है, सेक्शन लिख दिया। उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया रोल नंबर। देखो सबसे पहले सीरियल नंबर में 1 लिख दिया, नेम में मैंने हिमांशु कौशल लिख दिया, जैसे हिमांशु लिख दिया, ठीक है ना। क्लास मैंने 12th लिख दी, देखो 12th लिख दी। सेक्शन मैंने सी लिख दिया, रोल नंबर मैंने 23 लिख दिया। देखो ये जो टेबल में बन गया ना डाटा, ये जो टेबल में बन गया, इसको हम बोलते हैं RDBMS। क्या बोलते हैं? RDBMS बोलते हैं। RDBMS क्या हो गया बेटा? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये ही करता है ये रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल मॉडल ये ही करता है रिलेशन मॉडल। देख लो बस यही करता है, रॉ डाटा को मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाएगा, मीनिंगफुल सेंटेंस के बाद फिर कन्वर्ट कर देगा टेबल में। टेबल का नाम स्कूल रख के, जैसे देखिए सीरियल नंबर 1 रख के मैंने सारा बना दिया है ना। ऐसे हम दूसरी एंट्री भी कर लेंगे, जैसे देखिए 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया आकाश, यहाँ पे मैंने लिख दिया 12th, यहाँ पे लिख दिया सी, रोल नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे 2। ऐसे हम और भी एंट्रीज देते जाएंगे ना, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी और टेबल में आ जाएगी। ये है हमारा बेसिक रिलेशनल डाटा मॉडल जो मैंने आपको बताया, ठीक है। वैसे ना इसको एडवांस में मैं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना उसमें बताऊंगा रिलेशन डाटा मॉडल के अंदर और क्या क्या आता है। टेबल हमारी ना 2 चीजों से बनती है, रो से और कॉलम से। रो को बोलते हैं टपल, कॉलम को बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। रो को बोलते हैं टपल, कॉलम को बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूं क्योंकि इसको बहुत एडवांस में बताना है मैंने। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, डिग्री, कार्डिनैलिटी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, सारे रिलेशन आएंगे इसके अंदर, सब कुछ आएगा। तो ये मैंने आपको अभी ओवरव्यू दिया है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि रिलेशनल डाटा मॉडल क्या होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नेटवर्क की। नेटवर्क डाटा मॉडल कुछ नहीं होता, बस नेटवर्क डाटा मॉडल क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें हम यूज करते हैं, इसके अंदर हम यूज करते हैं नोड्स। क्या यूज करते हैं? नोड्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये है टेबल है, इस टेबल को इधर से कनेक्ट कर दिया, इस टेबल को इससे कनेक्ट कर दिया, फिर इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो इस टेबल का नाम है मर्सिडीज बेंज, ठीक है। ये हेडक्वार्टर है, इधर मैं लिख देता हूं हेड क्वार्टर, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया मॉडल नंबर, यहां पे नेम, यहां पे प्राइस, ठीक है। मॉडल नंबर जैसे मैंने लिख दिया सी क्लास, नेम लिख दिया सी क्लास कंप्रेसर, प्राइस लिख दिया 30 लाख। फिर मैंने यहां पे लिख दिया ई क्लास,
यहाँ पे ई क्लास लिख दिया, यहाँ पे ऐसे करके मैंने फिर इसको डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडिया, क्योंकि ये मर्सिडीज बेंज इंडिया है। इंडिया में इसकी कीमत कुछ और होगी। जैसे मैंने मॉडल में लिख दिया यहाँ पे सी क्लास, नेम और प्राइस। सी क्लास मैंने सी क्लास में इसमें नेम लिख मॉडल में सी क्लास में लिख दिया मैंने सी क्लास कंप्रेसर, और इधर प्राइस है 10 लाख रुपए। ठीक है, ये इंडिया का टेबल हो गया। ऐसे पाकिस्तान का टेबल हो जाएगा यहाँ पे, सेम वही मॉडल, नेम और प्राइस। वैसे ये हमारा टेबल हो जाएगा जैसे मान लीजिए श्रीलंका का। ठीक है, मॉडल, नेम और प्राइस, अलग अलग नेम, अलग अलग प्राइस। ये होता है हमारा नेटवर्क मॉडल। आपको इसमें बस इतना ही पढ़ना है, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा रिलेशनल मॉडल है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा नेटवर्क। अब हम बात करते हैं हायरार्किकल की। हायरार्किकल डाटा मॉडल क्या होता है? ये क्या करता है? ये ट्री फॉर्म स्ट्रक्चर बनाता है। ट्री फॉर्म स्ट्रक्चर जिसका फॉर्मूला होता है 2n-1। ठीक है, और जो चलिए अभी इसको इतना डिटेल में बताऊंगा नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन वाली बात हो जाएगी। मैं आपको सिंपल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, मान लीजिए ये है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लेवल, ये हो गया सेकंड लेवल, ये हो गया थर्ड लेवल, बॉटम, ठीक है, मिडल, बॉटम, मिडल और टॉप। ठीक है, जो टॉप लेवल हो गया वो हो गया पेरेंट। क्या हो गया? पेरेंट। जो मिडल हो गया वो हो गया चाइल्ड, और जो बॉटम हो गया वो हो गया सब चाइल्ड। जैसे पेरेंट मतलब जो पेरेंट्स हो गए मेन, उनके बच्चे, उनके भी बच्चे। ठीक है, दादा, पापा, पोता। इस फॉर्म में जो हमारा, आप मेरे को हंसी इसलिए आ गई कि आप देखोगे, आप भी कहोगे मैं क्या बता रहा हूं, पर ये ऐसे ही होता है बेटा। हायरार्किकल में हम इसी को बोलते हैं ट्री फॉर्म स्ट्रक्चर, है ना। तो दादा, पापा, पोता। ठीक है, तो ये होता है हमारा हायरार्किकल डेटा मॉडल। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया टेबल्स बनाई है। ठीक है, फर्स्ट लेवल हो गया दादा, सेकंड लेवल हो गया बेटा, तीसरा लेवल हो गया पोता। ठीक है ना, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये हमारा हो गया है हायरार्किकल डेटा मॉडल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिट्स विद हिमांशु, ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए। और थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया और काफी अच्छे अब मेरी चैनल की ग्रोथ हो गई है और 160+ सब्सक्राइबर्स हो गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। ठीक है, तो ठीक है, फिर मैं ये वीडियो एंड करता हूं और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं अब एसक्यूएल पे ही डालूंगा। उसके लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिट्स विद हिमांशु। थैंक यू सो मच।